बम गिरा दिया गया और पता नहीं क्या हो गया। तो यकीनन ये एक अहम मामला है। अब जब सर्दियां आ रही हैं, घरों के चूल्हे जलेंगे कि नहीं जलेंगे, लोग खाना पका सकेंगे नहीं पका सकेंगे, वो अफोर्ड कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, गैस की कीमतों में जो इजाफ़ा है इसकी क्या वजूहात हैं, जो सार्फिन हैं उस उन पर क्या इसके असरात होंगे, और सबसे बढ़कर मुल्की मईशत उस पर इसके क्या असरात होंगे। ये वो तमाम सवालात हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट के हैं, और पब्लिक इंटरेस्ट का तर्जुमा मैं अवामी मफाद करता हूँ, अवामी दिलचस्पी नहीं करता। ग़ालिबन अवामी दिलचस्पी तो शायद ये भी हो कि थोड़ी देर बाद जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो क्रिकेट मैच है वो किसने जीतना है, शायद ये अवामी दिलचस्पी का मामला हो। लेकिन अवामी मफाद का तकाजा ये है कि ये जो एक अहम मामला है गैस के हवाले से, वज़ीर तवानाई मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनको सुनेंगे इन्हीं उमूर पर जिनका मैंने ज़िक्र किया। और उम्मीद ये है कि जो घरों में बैठे हुए लोग हैं उनकी दिलचस्पी कितनी भी क्रिकेट में हो, लेकिन उनका मफाद इसमें है कि ये गुफ्तगू सुने, क्योंकि इससे चूल्हे जलेंगे और किसी चीज़ से नहीं। तो बग़ैर किसी वक्त ज़ाया किए हुए वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली साहब, शुक्रिया जी। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का यहाँ तशरीफ़ लाने का। जैसे सोलंकी साहब ने कहा कि आज मकसद जो है वो आवाम के साथ शेयर करना है कि जो गैस प्राइसेस बढ़ी हैं इसकी क्या वजूहात हैं। ये बहुत बड़ा फ़ैसला था, आसान फ़ैसला नहीं था, लेकिन ये एक मजबूरी में, मुल्क के मफाद में ये फ़ैसला करना ज़रूरी था। और आज मकसद ये है कि आप लोगों के साथ और आवाम के साथ शेयर करना कि इस फ़ैसले का बैकग्राउंड क्या है और ये क्यों करना पड़ा। तो हमने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है, इस प्रेजेंटेशन की कॉपी आपको बाद में दे देंगे, लेकिन उसको हम अभी स्क्रीन पे चला लेते हैं ताकि पूरी पिक्चर आवाम के सामने आए। और जो गैस प्राइस इंक्रीज़ हुई है डिफरेंट कैटेगरीज़ के ऊपर सार्फिन की, वो भी हम शेयर कर लेंगे। जी नेक्स्ट स्लाइड। ये जो पहली स्लाइड है इसके अंदर हम आपको ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जो गैस गवर्नमेंट ख़रीदती है या हमारे मुल्क में निकलती है, तो ये पेमेंट गवर्नमेंट को करनी पड़ती है और सामने जो गवर्नमेंट कंज्यूमर से चार्ज करती है उसमें कितना फ़र्क है इस साल के लिए। पहली लाइन में है रेवेन्यू रिक्वायरमेंट। ओगरा की जो रिक्वायरमेंट है वो इस साल की है 697 अरब। ये रकम अगर सुई नॉर्दर्न और सुई साउथ को मिलेगी तो वो अपना ख़र्चा निकाल सकेंगी और गैस ख़रीद सकेंगी आवाम के लिए। तीसरी लाइन में जो है RLNG डाइवर्जन 210 अरब। ये जो 210 अरब जो RLNG डाइवर्जन है, ये आज से चंद साल पहले पाकिस्तान में नहीं थी इसकी ज़रूरत। और इसकी वजह यह है कि चंद साल पहले पाकिस्तान में नेचुरल गैस, हमारे अपने ज़खायर इतने थे कि अपने ज़खायर से ही हम गैस पूरी आवाम को दे देते थे, इंडस्ट्री भी चला लेते थे। पिछले 10 सालों से पाकिस्तान में हर साल गैस जो हम अपने ज़खायर निकालते हैं वो कम होते जा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आज जो हम ऑयल और गैस निकाल रहे हैं और आज से 10 साल पहले जो ऑयल और गैस निकाल रहे थे, आज हम 1000 अरब से कम निकाल रहे हैं। 1000 अरब रुपए का डिफरेंस है $3.5 बिलियन का। तो चूँकि हम ऑयल और गैस दोनों कम निकाल रहे हैं, इसलिए हमें ये RLNG इंपोर्ट करनी पड़ती है दुनिया से ताकि गैस फराहम की जाए इंडस्ट्री को, फर्टिलाइज़र को और आवाम को। और ये महंगी गैस होती है। इसकी कीमत जो है वो जो लोकल गैस है हमारी, उसकी दुगनी से भी ज़्यादा इसकी कीमत है। और ये जब आवाम को दी जाती है तो इसमें जो फ़र्क आता है इसकी कॉस्ट में और इसकी प्राइस में, वो 210 अरब का आता है। अब लास्ट लाइन में देखें जो स्टेटमेंट लिखा है कि अगर ये गैस प्राइस इंक्रीज़ ना होती तो जो रेवेन्यू है जो सुई कंपनीज़ का है वो होता 513 अरब, जबकि रिक्वायरमेंट है 916 अरब की। तो 400 अरब का नुकसान होता। उसमें से 191 अरब तो नुकसान होता हमारे अपने ज़खायर के ऊपर और 210 अरब नुकसान होता RLNG के ऊपर। तो इस स्लाइड का मकसद ये है बताना कि हम माजी में जो हमारी पॉलिसी थी उसके हिसाब से हम इस साल भी जो चार्ज करने वाले थे अपने लोगों से, अपनी इंडस्ट्री से, वो चार्ज हम करते 513 अरब और हमारी कॉस्ट थी 916 अरब। तो अगर ये कीमतें ना बढ़ती
तो पाकिस्तान को इस साल भी 400 अरब का नुकसान होता जिस तरीके के माजी में हुआ है। तो ये प्राइसें, अगर मुल्क का नुकसान ख़त्म करना ज़रूरी है तो ये बहुत ज़रूरी था। अगर माजी में कीमतें हर साल आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट की जाती तो आज इतना ज़्यादा इंक्रीज़ ना करना पड़ता हमें, लेकिन चूँकि पिछले सालों में प्राइसेस नहीं एडजस्ट की गई इसलिए ये बढ़ाना पड़ा। नेक्स्ट जी। अब ये जो स्लाइड है ये आपको बता रही है कि हमारी जो मुल्क की दो कंपनीज़ हैं, सुई नॉर्थ और सुई साउथ, जो नीचे जो ऑरेंजिश जो है कलर वो सुई नॉर्थ का नुकसान है और जो ऊपर ब्लू में है वो सुई साउथ का नुकसान है। अगर आप देखें 2013-14 में, आज से 10 बरस पहले, टोटल जो नुकसान था इन कंपनीज़ का, जो डिफरेंस था इनकी कीमत में और इनकी कॉस्ट में, वो 18 अरब का था सालाना। आज से 10 साल पहले ये दोनों कंपनीज़ जो है उनका 18 अरब का नुकसान था। फिर आप देखें हर साल ये नुकसान बढ़ता गया है, क्योंकि हर साल नुकसान का अमाउंट भी ज़्यादा होता गया और माजी का नुकसान भी रिकवर नहीं हुआ। तो आज की तारीख में 10 बरस में आज जो हम खड़े हुए हैं 2022-23, जो पिछले साल था 2022-23, वो 879 अरब का नुकसान हो चुका है। तो 10 साल पहले इन दो कंपनीज़ को जो नुकसान हो रहा था 18 अरब का, वो आज 879 अरब पिछले 10 साल का नुकसान है ये। तो 10 साल में जमा होते होते 879 अरब का नुकसान इन दो कंपनीज़ को सिर्फ हमारे मुल्क की जो ज़खायर हैं उस गैस के ऊपर है। अगर इसमें हम RLNG ऐड करें, बाकी चीज़ें ऐड करें, पूरी पेट्रोलियम चेन के नुकसान ऐड करें, तो वो आज 2100 अरब पे पहुंच चुका है। यह हमने सिर्फ दो कंपनीज़ का दिखाया आपको, टोटल 2100 अरब का नुकसान पे पाकिस्तान आज की तारीख में पहुंच चुका है पेट्रोलियम सेक्टर में। नेक्स्ट स्लाइड जी। अगर ये नुकसान हम रिकवर नहीं करेंगे, अगर हम गैस प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, तो आम आदमी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारे मुल्क पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये डिस्कस करना ज़रूरी है। कि एक सवाल ये हो सकता है कि भाई प्राइस ना बढ़ाएं, ऐसे ही चलने दें सिस्टम को, लेकिन अगर ऐसे ही चलने देंगे तो इसके नताइज क्या होंगे ये भी हम डिस्कस कर लें। पहली बात, हम सब जानते हैं कि मुल्क में सर्कुलर डेट जो कि नुकसान है पेट्रोलियम सेक्टर का, वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। तो वो बढ़ता रहेगा, रुकेगा नहीं, और एक दिन पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं होंगे देने के लिए, तो उसको रोकना तो ज़रूरी है। इस प्राइस इंक्रीज़ के बाद हमारे पूरे पेट्रोलियम सेक्टर में सर्कुलर डेट नहीं बढ़ेगा। तो ये फ़ैसला जो है वो सर्कुलर डेट को ना बढ़ाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फ़ैसला है। आज की तारीख में पाकिस्तान में पूरे एनर्जी सेक्टर में सर्कुलर डेट बढ़ना रुक गया है। पेट्रोलियम सेक्टर में कोई नुकसान भी नहीं है, पावर सेक्टर में नुकसान है जो कि बजट से आता है, और अब हमारी कोशिश है कि हम उसको भी ख़त्म करें और कम से कम लेके जाएं। दूसरी चीज़, पिछले 10 सालों में जैसे मैंने कहा कि हम अपने ज़खायर ऑयल और गैस के जो निकाल रहे हैं वो 1000 अरब से कम हैं। वो क्यों कम है? क्योंकि जब नुकसान हो रहा था पाकिस्तान को तो हमारे पास पैसे ही नहीं थे उन कंपनीज़ को देने के लिए जो कि ऑयल और गैस निकालेंगी, कोई नुकसान था। जब उन कंपनीज़ को पैसे नहीं मिल रहे थे तो वो मुल्क के ज़खायर जो है वो एक्सप्लोर ही नहीं कर रही थी। तो मुल्क में जो ऑयल एंड गैस कम निकल रहा था, और जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पिछले कोई 10 सालों में पाकिस्तान में जितनी इंटरनेशनल कंपनीज़ थी, 4 के अलावा सारी मुल्क छोड़ के चली गई हैं। तो हमारे अपने ज़खायर हम नहीं निकाल पा रहे थे उस नुकसान की वजह से। तो उसका नतीजा क्या था? वो ये तीसरा पॉइंट, जब अपने ज़खायर नहीं निकालेंगे तो आपको बाहर से गैस और ऑयल मंगवाना पड़ेगा। तो हमारी इंपोर्ट बिल बढ़ रहा था। आज जो हम गैस LNG जैसे मैंने बयान किया वो मंगवाते हैं, वो इसलिए मंगवाते हैं कि हमारे अपने ज़खायर नहीं है। तो हमारी महंगी इंपोर्ट बढ़ रही थी जिसमें हमारा डॉलर इस्तेमाल हो रहा था। चौथी चीज़ ये कि हमारे मुल्क में जो सालाना खसारा होता है बजट का, वो बढ़ रहा था इस नुकसान की वजह से, राइजिंग फिस्कल डेफिसिट। उसका क्या इम्पैक्ट था? जब वो सालाना खसारा बढ़ रहा था तो हमें उधार लेना पड़ता था, और उस उधार की वजह से हमारे मुल्क में सूद की शरह और इन्फ्लेशन, महंगाई दोनों बढ़ रहे थे। अगर आप राइट साइड पे ऊपर ये रेड में जो बार चार्ट्स हैं उसको देखें तो ये पिछले साल के मुकाबले में इस साल हमारे मुल्क में जो महंगाई है उसका ग्राफ है, उसके बार्स हैं ये। जनवरी 2022 में पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह थी वो 13% थी, और जनवरी 2023 में 27% थी। और इस साल आज से कुछ अर्से पहले तक आपको ख़ुद को मालूम है कि महंगाई किस तरीके से बढ़ी है। अब माशाल्लाह पिछले एक आध महीने से महंगाई कंट्रोल में आना शुरू हुई है। तो ये जो स्टेप लिए गए हैं, ये आने वाले वक्तों में महंगाई को रोकना, शरह सूद को कंट्रोल करना, पाकिस्तान का खसारा कम करना और हमारे मुल्क के ज़खायर को एक्सप्लोर करने के लिए ज़रूरी था। नीचे अगर आप देखें जो सर्कुलर डेट का मैंने नंबर आपको दिया था
कि वो कितना बढ़ चुका है। वो अभी 2100 अरब पर है प्रिंसिपल, और अगर इसको हम ना रोकते तो इस साल जून तक ये 2480 अरब तक हो जाता। आगे चलें जी। अब जो हमने गैस प्राइस बढ़ाई है उस पर बहुत सारे डिफरेंट एनालिसिस हो रहे हैं, तो हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं एग्जैक्टली कितनी गैस प्राइस बढ़ी है किस सेक्टर के ऊपर। जो हमारे डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स हैं, जो घरों के ऊपर है, उसमें 57% जो आबादी है, 57% जिनके पास कनेक्शन है, उनके गैस की जो कीमतें हैं, टैरिफ वो नहीं बढ़ा। उनका फ़िक्स चार्ज हमने 400 रुपये लगा दिया है। पहले 10 रुपये था, वो 400 कर दिया है। अगर हम इन 57% का टैरिफ बढ़ाते तो उनके ऊपर इनके बिल बहुत ज़्यादा हो जाते। हमने इनके ऊपर फ़िक्स चार्ज 400 रुपये का लगाया ताकि 57% आवाम पर बोझ ना पड़े। इसके बाद जो इनका जो मैक्सिमम बिल आएगा वो तकरीबन 1300 रुपये आएगा। इससे ऊपर बिल किसी का भी नहीं आएगा। इन 57% आवाम में हमने कैलकुलेट कर लिया है। इसके अलावा इन 57% के अलावा बाकी जो कंज्यूमर्स हैं, वो जिस जिस तरीके से उनका कंजम्पशन बढ़ता है उस तरीके से उनका टैरिफ बढ़ेगा। जो ज़्यादा कंज्यूम करेगा उसका ज़्यादा टैरिफ होगा, क्योंकि वो अमीर घराने होंगे, और जो मिडिल क्लास होगी जिसका कम होगा उसका कम टैरिफ होगा। तो हमने इनकम लेवल को अटैच किया है यूसेज को देखकर कि टैरिफ किस तरीके से बढ़ेगा। जो ज़्यादा अमीर है वो ज़्यादा टैरिफ देगा, और जो गरीब आदमी है उसको ऊपर कम चार्ज होगा। और इसका आगे जाके हम इसका आपको नंबर्स बताते हैं, 2-3 स्लाइड्स के बाद वो भी आ रहा है। सेकंड कैटेगरी है रोटी तंदूर, जहाँ पे रोटी मिलती है आम आवाम को। उसके रेट हमने बिल्कुल नहीं बढ़ाए, और ये रेट बिल्कुल सेम है, उस पर कोई इंक्रीज़ नहीं हुई है। तो ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि तंदूर में जो रोटी मिलती है उसकी कीमतों में गैस में कोई इजाफा नहीं हुआ है, तो उसकी कीमत नहीं बढ़नी चाहिए। तीसरी कैटेगरी है फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र में भी इस वक्त जो मारी का सिस्टम है हमारा, मारी पेट्रोलियम का, उसके सिस्टम पे तकरीबन पाकिस्तान की 85% फर्टिलाइज़र कंपनीज को गैस मिलती है, और उससे यूरिया बनता है किसानों के लिए। उसके ऊपर इस समरी में कोई चेंज नहीं है। सुई नॉर्दर्न के सिस्टम पे जो कंपनीज हैं उनके ऊपर सिर्फ 70 रुपये का इंक्रीज़ किया गया, वो भी इसलिए कि उस कीमत को हमें मारी के पास कानूनी तौर पे लाना ज़रूरी था। लेकिन इस चीज़ से भी फर्टिलाइज़र और यूरिया के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो किसान को भी इंशाल्लाह कोई इफेक्ट नहीं आएगा। चौथी कैटेगरी है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में हमारे मुल्क में नॉर्थ में और साउथ में अलग अलग रेट चार्ज होते थे इंडस्ट्री को। हमने इस जो डिस्पैरिटी थी, ये जो डिफरेंस था, इसको कम करने की कोशिश की है। कुछ इंडस्ट्रीज़ नॉर्थ में जो थी वो डबल पेमेंट करती थी गैस की कंपेयर टू साउथ। एक ही मुल्क की इंडस्ट्री है और इतना ज़्यादा फ़र्क मुनासिब नहीं है, क्योंकि अगर एक फैक्ट्री लगती है नॉर्थ में और एक फैक्ट्री लगती है साउथ में, तो इसमें डिफरेंस कम से कम होना चाहिए। साउथ के अंदर चूँकि गैस ज़्यादा है, नेचुरल गैस, इसलिए इसकी कीमत अभी भी थोड़ी कम रखी गई है, लेकिन इस डिफरेंस को कम कर दिया गया है। दूसरी एक बहुत बड़ी चेंज ये हुई है कि माजी में जो पहले से फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं उनको सस्ती कीमत पे गैस मिलती थी। अगर किसी को नई फैक्ट्री लगानी है पाकिस्तान में तो उसको महंगी कीमत पे गैस मिलती थी RLNG पे। इसकी वजह से नई फैक्ट्रियाँ लगी नहीं सकती थी या बहुत कम लगती थी, क्योंकि अगर मेरे कंपेटिटर को मेरे बराबर में कोई फैक्ट्री है जो पिछले 10-20 साल से काम कर रहा है, उसको अगर $4 की गैस या $6 की गैस मिल रही है और मुझे अगर $12 की गैस लेनी है, तो मैं कैसे उससे कम्पीट करूँगा। अब पूरी इंडस्ट्री को साउथ में एक ही कीमत पे गैस मिलेगी और पूरी इंडस्ट्री को नॉर्थ में एक ही रेट पे गैस मिलेगी, चाहे पुरानी इंडस्ट्री हो चाहे नई इंडस्ट्री हो। तो अब पाकिस्तान में इंशाल्लाह नई इंडस्ट्री लगेगी, जिसका इम्पैक्ट ये होगा कि इंशाल्लाह मुल्क में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ आएगी। लास्ट कैटेगरी है कमर्शियल और CNG। इसमें कमर्शियल कैटेगरी के अंदर ऑलरेडी मुल्क में जो 51% कंज्यूमर्स थे, जो कि उसमें होटल्स थे, दुकानें थी, उसमें 51% कंज्यूमर्स तो RLNG के रेट पे लेते थे गैस, और 49% जो कंज्यूमर्स थे उनको नेचुरल गैस के रेट पे मिलती थी। तो यहाँ भी ये फ़र्क था कि कुछ को महंगी गैस मिलती थी, कुछ को सस्ती मिलती थी। हमने इन सब को RLNG रेट के बराबर गैस कर दी है कमर्शियल कैटेगरी में। CNG के अंदर जो है उसके अंदर भी 27% लोग CNG की जो कैटेगरी में कस्टमर थे उनको RLNG रेट पे मिलती थी और बाकी 73% को नेचुरल गैस पे मिलती थी। हमने इनकी कीमत बढ़ाकर 3600 रुपये कर दी है। पहले हमारा इसको प्लान था कि 4400 करना, लेकिन फिर हमने इसको 3600 पे रखा है ताकि जो CNG इंडस्ट्री है जो कि ज़्यादातर KPK में है वो चलती रहे और उसमें कोई उनको डेंट ना पड़े। नेक्स्ट जी। तो ये जो अभी मैंने आपके साथ शेयर किए डिटेल, ये इसका मकसद ये था कि हर कैटेगरी में कोई हमने अपनी मर्ज़ी से या सोचे समझे बगैर इंक्रीज़ नहीं की। हर कैटेगरी में एक लॉजिक है, एक रैशनल है, सोच समझ के इंक्रीज़ की गई है। ये जो स्लाइड है
इससे आपको पता लगेगा कि ऊपर वाले, अगर आप राइट साइड पे देखें तो जो लो इनकम टियर है उसमें अगर किसी के पास एक चूल्हा है, 2 चूल्हे हैं या एक चूल्हा और एक हीटर है, तो ये लो इनकम कैटेगरीज हैं। तो जिसका यूसेज कम है उसको गांव में आज की तारीख में तकरीबन 1.5 से 4 सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। अगर एक चूल्हा है तो उसको 1 से 1.5 सिलेंडर चाहिए होगा, छोटा चूल्हा है, 2 चूल्हे हैं तो 2 सिलेंडर चाहिए होंगे, वगैरह वगैरह। तो गांव में अगर वो एलपीजी पे ये अपनी कंजम्पशन करता है तो उसको कम से कम 4,000 रुपये कॉस्ट आती है और ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये कॉस्ट आती है एलपीजी पे। हमने इनका 400 रुपये रेट बढ़ाया है और इस कैटेगरी में जो हाईएस्ट बिल आएगा, जैसे मैंने पहले कहा कि वो 1,300 रुपये आएगा। तो आज भी गैस की जो कीमत है शहरों में, जो नेचुरल गैस की कीमत है जो घरों में मिलेगी, इस इंक्रीज़ के बाद भी गांव के मुकाबले में कम है। और ये कंजम्पशन पैटर्न आपके सामने है, हम ये तमाम स्लाइड्स आपको देख लीजिएगा, आप उसको एनालाइज कर सकते हैं, कोई सवाल जवाब हो तो हमसे पूछ सकते हैं। उसके बाद जो अनप्रोटेक्टेड कैटेगरी है, अगर उसको आप देखें तो जिस तरीके से, जो लेफ्ट पहला कॉलम है, जिस तरीके से गैस की कंजम्पशन बढ़ रही है उस तरीके से रेट बढ़ रहा है। जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है, जो 4 एचएम क्यूब से ज़्यादा करता है, उसका रेट 4,000 रुपये पर यूनिट आ गया है, जो कि एलपीजी के रेट के करीब आ गया है। तो इसमें हमने एक प्रोग्रेसिव स्केल फॉलो किया है। जिस तरीके से कंजम्पशन बढ़ती है इसका मतलब कि वो साहिब हैसियत ज़्यादा है और जो इसकी ज़्यादा जो अमीर कैटेगरी है वो ज़्यादा पेमेंट करेगी बमुकाबिल गरीब और मिडिल क्लास के मुकाबले में। राइट साइड पे हमने बता दिया है कि जो डिफरेंट हाउस होल्ड्स हैं उनकी कैटेगरी कितनी होगी, कौन से चूल्हे जलेंगे, कहाँ पे हीटर जलेंगे, कहाँ पे कितने गीज़र जलेंगे, वगैरह वगैरह। सारा एनालिसिस हमने करके इसके बाद ये इंक्रीज़ की है। नेक्स्ट जी, यहाँ पर अगर आप देखें बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये पहला जो बॉक्स है प्रोटेक्टेड का, उसमें 57% जैसे मैंने कहा हमारे कंज्यूमर्स हैं मुल्क के। 57% कंज्यूमर 31% गैस इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बिल उनको सिर्फ 12% होगा। तो 57% कंज्यूमर 31% इस्तेमाल करेंगे लेकिन 12% पेमेंट करेंगे, जिसका मतलब ये है कि इस इंक्रीज़ के बाद भी उनको जो गैस मिल रही है उनकी कंजम्पशन के मुकाबले में 33% पर मिल रही है। तो 66% उनको हम सब्सिडाइज़ कर रहे हैं। जो बीच में है अनप्रोटेक्टेड अप टू 1.5 एचएम क्यूब, ये वो कैटेगरी है जो मिडिल क्लास है हमारी। ये 36% कंज्यूमर्स हैं, 41% गैस लेंगे और उनको 37% पेमेंट करनी है। तो यहाँ पर जितनी वो गैस इस्तेमाल करेंगे तकरीबन उतनी ही पेमेंट करेंगे, थोड़ी सी कम करेंगे। तो इनको हमने जिस गैस की कंजम्पशन जितनी है उसके हिसाब से रखा है। जो अमीर तबका है वो 60% हमारे मुल्क में है, वो 27% गैस इस्तेमाल करेगा लेकिन 52% पेमेंट करेगा। तो जो अमीर तबका है वो जो है वो इन अ वे ज़्यादा पेमेंट कर रहा है बमुकाबिल गरीब तबके के और मिडिल क्लास के। लेकिन इस अमीर तबके में भी एक चीज़ हाईलाइट करना ज़रूरी है कि ये कोई सब्सिडाइज़ नहीं कर रहे हैं गरीब आवाम को, ये वो कीमत दें जो कि उनको देनी चाहिए, क्योंकि इनकी कीमत भी जो हाईएस्ट जो है वो एलपीजी के करीब है। एलपीजी से ऊपर हम किसी को लेके नहीं गए, तो ये एक्चुअल फेयर कीमत अदा कर रहे हैं। अगर हमने किसी को सपोर्ट किया है तो प्रोटेक्टेड को और मिडिल क्लास को सपोर्ट किया है। कंबाइंड जो है 57 और 36 ये बन जाते हैं 93% ऑफ द कंज्यूमर्स। तो 93%, 93% कंज्यूमर आज भी पाकिस्तान में जो गैस की कीमत अदा करेंगे इस इंक्रीज़ के बाद भी, वो कम होगी बमुकाबिल इसके कि जो कि एक्चुअल गैस की कॉस्ट आती है गवर्नमेंट को। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए जी। ये जी आखिरी स्लाइड है ये। इसके अंदर हमने आपको ये बताया है, अगर आप देखें तो इसमें हमने तमाम कैटेगरी सामने रख दी हैं, डोमेस्टिक, बल्क, रोटी तंदूर। इस स्लाइड में एक्चुअली जो कीमतें लिखी हुई हैं मेरे पास वो स्लाइड पे अपीयर, स्क्रीन पे अपीयर नहीं हो रही, लेकिन एक्चुअली स्लाइड में सारी कीमतें लिखी हैं। जो डोमेस्टिक कैटेगरी है, जो घरों के अंदर हम गैस दे रहे हैं, उनको जो एवरेज कीमत चार्ज हो रही है एक यूनिट की वो तकरीबन 1000 रुपये हो रही है। बल्क को 2000 है। अब आप देखें जो 3 कैटेगरीज़ हैं, घर, रोटी तंदूर और यूरिया, इन तीनों में हमने बहुत ही लो रेट रखा है। जो घरों के अंदर हम 1000 रुपये चार्ज कर रहे हैं, अगर आप देखें उसमें नीचे -139 लिखा हुआ है, तो घरों को आज भी गवर्नमेंट 139 अरब की सब्सिडी दे रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि घरों को इस इंक्रीज़ के बावजूद 139 अरब की सब्सिडी और सपोर्ट जा रहा है सरकार की तरफ से, और उनका रेट 1000 रुपये रखा गया है, जो कि बाकी कैटेगरी से बहुत कम है। बल्क का रेट है 2000, कमर्शियल का है 3900, पावर का 1050, सीमेंट का 4400, इंडस्ट्री का 2100, 2400, 2500, 2200 और सीएनजी का 3600। यहाँ पे नंबर्स अपीयर नहीं हो रहे इसलिए बता रहा हूँ। इसमें जो सबसे कम से कम कीमत रखी गई है गैस की, घरों के लिए 1000 रुपये, रोटी तंदूर के लिए 700 रुपये, उसमें हम 2 अरब की सब्सिडी देंगे और सपोर्ट देंगे,
और जो तीसरा है फर्टिलाइज़र यूरिया, उसको हम रेट चार्ज कर रहे हैं 580 रुपये, उसमें हम 45 अरब को सपोर्ट देंगे। तो यूरिया, फर्टिलाइज़र, यूरिया, रोटी तंदूर और घरों को सपोर्ट और सब्सिडाइज़ किया गया है। और घरों के अंदर भी जो लो इनकम कैटेगरीज़ हैं, जो मिडिल इनकम कैटेगरीज़ हैं, उनको रेट लो चार्ज किया गया है, अमीर आवाम को ज़्यादा चार्ज किया गया है। एक तासुर ये भी था कि जी इंडस्ट्री को या पाकिस्तान के बिजनेसमैनों को सपोर्ट किया गया है, बिल्कुल गलत तासुर है। घरों में अगर 1000 रुपये के हिसाब से गैस जा रही है तो इंडस्ट्री को 2100, 2200, 2400 और 2500 के हिसाब से जा रही है। इस इंडस्ट्री में भी हमने एक फ़र्क ये रखा है कि जो नॉर्मल इंडस्ट्री है उसको हम एक्सपोर्ट को 2100 और नॉन एक्सपोर्ट को 2200 के हिसाब से देंगे, लेकिन जो कैप्टिव प्लांट्स हैं चूँकि वो इनएफिशिएंट हैं, इतने एफिशिएंट नहीं है, तो उनका रेट हमने ज़्यादा रखा है 2400 और 2500। तो इस समरी में हमने कैप्टिव को भी आंसर करने की कोशिश की है कि उनको हम सस्ती गैस ना दें। तो ये सारी लॉजिक थी, इस हिसाब से बढ़ाया गया है गैस की कीमतें। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में पाकिस्तान को अब गैस सेक्टर में कोई नुकसान नहीं होगा। जितने कीमत पे हमें गैस मिलती है उतनी कीमत पे हम बेचेंगे, और हम इसी तरीके से आने वाले वक्तों में भी जो हमारी आवाम है उसको सपोर्ट करते रहेंगे। और इंशाअल्लाह ये जो गैस सेक्टर का लॉस रुकेगा, इसके बाद हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट के खसारे हैं वो कंट्रोल में आएंगे, एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी बढ़ेगी। थोड़ा वक्त लगेगा इसके अंदर, बिकॉज फ़ौरन तो नहीं हो जाएगा, लेकिन आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह हम अपने मुल्क के ज़खायर जब निकालेंगे तो फिर हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा और फ्यूचर में गैस कीमत कंट्रोल में रहेगी। थैंक यू वेरी मच। मकबूल जी, ताहिर शरानी साहब। अच्छा मिनिस्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि पहले जो समरी भेजी गई थी, नाज़रीन, निगरान वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी और वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि गैस की कीमतों में इजाफा मुश्किल फ़ैसला था, और गैस की कीमतों के हवाले से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बुनियादी तौर पर, जिसके अंदर वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने एक डिटेल ब्रीफिंग जो है वो दी। गैस की कीमतों के अंदर जो इजाफा किया गया है वो हुकूमत के लिए एक मुश्किल फ़ैसला है, लेकिन गुज़श्ता 10 साल से मुल्की गैस के ज़खायर में कमी आ रही है, जिसका बुनियादी नतीजा ये निकला है कि अब गैस की कीमतों में इजाफा करना पड़ रहा है। इसके अंदर उन्होंने कहा कि जो आवाम है उस पर इसका बोझ नहीं डाला जा रहा, और जिस तरह से लोगों की जो माशी सूरत हाल है उसी तरह से गैस की कीमतों के अंदर इजाफा किया जा रहा है। ख़ास तौर पर तंदूर और नान बाई जो एसोसिएशन के जो लोग हैं जो उससे वाबस्ता हैं, उनके लिए गैस की कीमतों में कोई भी इजाफा नहीं किया गया। जो घरेलू सार्फिन हैं उनके लिए गैस की कीमतों के अंदर मुनासिब इजाफा किया गया है, और इसी तरह से बिलतरतीब जो माशी तबका है, जो कारखाने हैं और फिर जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, उनके लिए भी गैस की कीमतों के अंदर बतदरीज इजाफा किया गया है। पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ मुल्क में 2 मिनिस्ट्रियाँ अलग अलग हैं, पावर और पेट्रोलियम। चलिए, तो ये दोनों मिनिस्ट्रियाँ हैं, डिवीज़न हैं। तो जो मुझे सरकार ने, इस मुल्क ने जो पोर्टफोलियो दिया है, मुझे उसी में काम करना है। और तो कोई मिनिस्टर तवानाई का या पावर का या पेट्रोलियम का नहीं है। तो ये जो पावर और पेट्रोलियम के काम करने वो मेरी ज़िम्मेदारी है, तो मैं करूँगा, चाहे डिवीज़न हो चाहे मिनिस्ट्री हो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मेरा ख्याल है कि अगर काम हो रहा है तो, और हम कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क के मफाद में काम करें, तो मिनिस्ट्री हो या डिवीज़न हो, इससे आई थिंक वो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, पहली बात। अब मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब से कहूँगा कि फ्यूचर में एक जुमला कह देता हूँ। सराइकी में कहते हैं अखरां दे विच जोई अड़िया इश्क दी चाड़ी मूर न चोरिया। आगे चलिए। आई थिंक जो इम्पोर्टेंट चीज़, जो इम्पोर्टेंट मैटर है, जो आपका पहला सवाल, अच्छा, जो इम्पोर्टेंट मैटर है, जो आपका पहला सवाल है, वो आई थिंक इम्पोर्टेंट है। और ज़ाहिर बात है कि यहाँ मिलने का मकसद ही ये है कि अगर किसी का भी कोई कमेंट हो, कोई क्रिटिसिज्म हो, कोई सवाल हो, किसी चीज़ में अगर बेहतरी की गुंजाइश हो, तो वो आप पूछेंगे और हमारा फ़र्ज़ है कि उसको हम सुने और जहाँ बेहतरी हो सकती है वो करें और उसको रिस्पॉन्ड करें। तो देखिए, पहली बात तो ये मिसमैनेजमेंट नहीं है, ये है कंबाइंड विजडम। ये मिसमैनेजमेंट नहीं है। अगर एक मिनिस्ट्री, हर मिनिस्ट्री अगर ख़ुद ही फैसला कर ले और समरी में ऐसी समरी लेके जाए कि जिसमें कोई तब्दीली की गुंजाइश ही ना हो, तो फिर तो ना ईसीसी की ज़रूरत है, ना कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी की ज़रूरत है, ना कैबिनेट की ज़रूरत है। ये कैबिनेट
ये कमिटीज़ ये बनती इसलिए हैं कि जब एक मिनिस्ट्री अपना प्रपोज़ल लेके जाती है तो उसके ऊपर तमाम मिनिस्टर्स के जो उस कमेटी में हैं या कैबिनेट में हैं, जो सेक्रेटरीज़ हैं, जो तजुर्बेकार लोग हैं, जो कि पिछले 20-20 सालों से सिस्टम के अंदर हैं, उन सब का ओपिनियन आ जाए और उन चीज़ों पर बहस हो, डिस्कशन हो और फिर एक फ़ैसला ऐसा हो कि जो मुल्क के मफाद में बेहतर हो। मकसद ही ये इन फोरम्स का। हम कोई भी समरी आती है उस पर बहस होती है, उस पर डिस्कशन होता है। कुछ समरीज़ पे कहा जाता है कि जिसमें आप ये चेंज करके ले आएँ, कुछ समरीज़ में कुछ रद्दो बदल करके अप्रूवल हो जाती है, कुछ समरीज़ में एज इट इज़ अप्रूवल हो जाती है, डिपेंडिंग के तमाम लोगों का वहाँ पर क्या एक कंबाइंड विजडम से फैसला हो रहा है। हम जो समरी लेकर गए थे, ये इसमें आपने जैसे कि देखा कि बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। सिर्फ इंडस्ट्री में 4 कैटेगरीज़ हैं, एक्सपोर्ट, नॉन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का कैप्टिव, नॉन एक्सपोर्ट का कैप्टिव, 4 कैटेगरीज़ हैं। इसमें हमें हर कैटेगरी को निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी और वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इस वक्त आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। गैस की कीमतों में इजाफे के हवाले से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर बहुत ही तफसील के साथ एक ब्रीफिंग जो है वो आवाम के लिए पेश की गई है, जिसके अंदर बताया गया कि गुज़िश्ता 10 सालों के अंदर पाकिस्तान के जो अपने मुल्की ज़खायर हैं गैस के, उनके अंदर बहुत ज़्यादा कमी आ रही है, जिसकी वजह से गैस की कीमतों में इजाफा करना अब ज़रूरी हो गया है, नागुज़ीर हो गया है। और इसी हवाले से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि गैस की कीमतों के हवाले से आवाम को आगाही देना चाहते हैं और ये गैस की कीमतों में जो इजाफा किया गया है ये एक मुश्किल फ़ैसला था मौजूदा निगरान हुकूमत के लिए, लेकिन बहरहाल ये फ़ैसला किया गया है। और गुज़िश्ता 10 सालों के अंदर मुल्की गैस के जो ज़खायर हैं उनके अंदर कमी आई, जिसकी वजह से बाहर से जो गैस है वो ख़रीदनी पड़ी, इंपोर्ट करानी पड़ी, जिसकी वजह से गैस की कीमतों में इजाफा अब ज़रूरी था। और अगर इजाफा ना किया जाता तो मुल्क को तकरीबन 400 अरब से ज़ायद का जो खसारा है उसका सामना करना पड़ता। और इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि जो रोटी और तंदूर वाले हैं उनके लिए गैस की मद में 2 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई है, यानी कि उनके लिए गैस की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया। तो हमारी कुछ इंडस्ट्रीज़ को उसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा था। तो जब हमने उनसे इंटरेक्शन की और नंबर्स किए तो फिर हमने इसका एक बेहतर हल निकाला कि हमने 2122 सेस के लिए और 2500 और 2400-2500 कैप्टिव के लिए। तो ये उनसे इंटरेक्शन करने के बाद और सिमिलरली सीएनजी से इंटरेक्शन करने के बाद ये हल निकाला। तो ये तो एक बेहतरी की गुंजाइश जो थी तो वो हमने कर ली। दैट्स इट। जीशान यूसुफ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। तो मेरे एक दो सवाल हैं। एक तो समरीज की आपने बात की, जो नॉन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं उनके लिए जो पहली समरी आई थी उसमें उनके लिए 2600 रुपये फी BTU था, जो कि 2500 रुपये कर दिया गया है, 100 रुपये की कमी कर दी गई है, क्यों? दूसरा सर, फर्टिलाइज़र ठीक है आप किसान को रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन एंग्रो 200 रुपये फी MMBTU गैस ले रहा है, फातिमा फर्टिलाइज़र 580 रुपये, एक चूल्हा जलाने वाले के लिए तो आपने 10 रुपये फिक्स चार्जेस 400 से कर दिए, लेकिन इनको नहीं चला। और लास्ट में सर, आपको नहीं लगता कि जो माजी की पॉलिसीज़ है वो बड़ी रॉन्ग थी कि हमने लोगों को गैस का आदी तो किया लेकिन अल्टरनेटिव कोई नहीं दिया? लोगों ने गाड़ियाँ CNG पर शिफ्ट की, लेकिन अब हम मसाइल में फंसे हुए, तो अल्टरनेटिव हुकूमत क्या दे? बोल दे सर वही खाद फैक्ट्रियों के हवाले से कि खाद फैक्ट्रियाँ जो है वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली सनत बन चुकी है, तो आप उनको फिर भी सस्ती गैस देते जा रहे हैं। आप उनको कहें कि वो मुनाफा अपना कम कर लें, काश्तकार को क्यों नहीं देते, उसी तरह लीज देते हैं। सदर मलिक साहब के दौर में ये एक आया था कि किसान को डायरेक्ट सब्सिडी दी जाए बजाय इसके कि खाद कंपनियों को दी जाए, क्योंकि यहाँ से जो है वो खाद स्मगल हो जाती है सस्ती गैस के साथ और इसी वजह से प्रॉफिट भी ज़्यादा है। तो हुकूमत उस तरफ क्यों नहीं फोकस करती कि